कोई अधकचरे हिंदुस्तानी माने आधा अंग्रेज आधा हिंदुस्तानी के घर में जाऊं तो इंप्रेशन जमाने के लिए, माने रौब जमाने के लिए अंग्रेजी झाड़ेगा। हाँ, भले गलत सलत लेकिन झाड़ेगा जरूर। हिंदी में भी बोल सकता है, वो बात नहीं बोलेगा। वो कहेगा ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेज। तो मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेज? क्योंकि उसको मिसेज का अर्थ नहीं मालूम। मिसेज का अर्थ जानते हैं क्या है? हर देश की अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति होती है, तो उसमें से निकले हुए शब्द की भी अपने इतिहास और संस्कृति की व्यवस्था होती है। इंग्लैंड की सभ्यता कैसी है मालूम है? इंग्लैंड की सभ्यता में एक सबसे खराब बात है जो आपको कभी पसंद नहीं आएगी, कि वहां एक स्त्री और एक पुरुष जिंदगी भर साथ कभी भी नहीं रहते। तो एक पुरुष कई स्त्रियों से संबंध रखता है, एक स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखती है। तो पत्नी को छोड़कर जितनी स्त्रियों से संबंध रखने वाले होते हैं वो सब मिसेज में जाते हैं। अच्छा है कि इंग्लैंड वाले हिंदी नहीं समझ पाते, वरना ये बात सुनकर वो अपने प्राण ही त्याग देते। ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। क्या ग्रॉस इनअप्रोप्रिएशन किया जा रहा है दूसरे कल्चर्स का? क्या यही संस्कृति है हमारी? माने मिसेज का अर्थ है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला जिसके साथ आप बिस्तर में रात को सोएं वो मिसेज होती है। कुछ भी पत्नी को छोड़कर। अब यहां धर्म पत्नी को मिसेज बनाने में लगे हुए हैं। मूर्खों के मूर्ख पता नहीं कहां से पैदा हो। रियली? लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और यह है लॉजिकल आयाम। स्वागत है आपका इंस्टा ज्ञान के एक और एपिसोड में, जहां हम फिर से बात कर रहे हैं राजीव दीक्षित साहब के कुछ स्यूडो साइंटिफिक और मिस इन्फॉर्मेशन के क्लेम्स की, जो उन्होंने जाने अनजाने में किए हैं। हम पहले भी एक वीडियो में राजीव दीक्षित के क्लेम्स की बात कर चुके हैं और हमने ये भी कहा था कि उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, पर कुछ इस तरह के क्लेम उन्होंने किए हैं जो आज भी बहुत सारे लोग उन्हीं क्लेम्स के सहारे अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा बिजनेस, पैसे, सभी कुछ बना रहे हैं। तो भाषा की लड़ाई हमारे देश में चल ही रही है और आजकल तो कुछ ज्यादा ही चल रही है, जहां पर कोई एक भाषा ना जानने पर कुछ लोग किसी को पीट देते हैं, मार देते हैं। एनीवे, जानते हैं इस रील की सच्चाई। क्या सच में मिसेस का अर्थ ये होता है? और क्या आज तक हम सभी महिलाओं को, स्पेशली शादीशुदा महिलाओं को, गलत तरीके से संबोधित कर रहे हैं? क्या हम सब सच में अधकचरे हैं? मिसेस शब्द आया है मिस्ट्रेस शब्द से, जिसका मिडिल इंग्लिश में यानी कि सन 1150 से 1500 जो मिडिल इंग्लिश का दौर है, उसमें उसका प्राइमरी अर्थ होता था अ वुमन हु हैज अथॉरिटी और कंट्रोल, यानी ऐसी महिला जो किसी स्थान की प्रमुख हो, जिसको बहुत सारे अधिकार दिए गए हो, उसे मिस्ट्रेस कहा जाता था। और उसी से निकला है मिसेस। 18वीं शताब्दी के बाद जो मिस्ट्रेस शब्द है वो दो भागों में बढ़ गया। सबसे पहला मिसेस यानी मैरिड वुमेन, जो कि फॉर्मली यूज किया जाता है किसी शादीशुदा महिला के लिए, और दूसरा है मिस्ट्रेस, जिसे यूज किया जाता है रोमांटिक या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। ये कोलोकियल टर्म है और इसको फॉर्मली यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ इनफॉर्मली यूज किया जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने ली है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से, मिस्ट्रेस वर्ड की हिस्ट्री और एटाइमोलॉजी को जानकर। तो आज के दौर में यानी 18वीं सदी के बाद मिसेस शब्द का सिर्फ एक ही मतलब होता है, शादीशुदा स्त्री, और वो भी लीगली मैरिड वाइफ। भले ही वो मिसेस शब्द मिस्ट्रेस शब्द से आया हो, जिसका एक अर्थ कोलोक्वियल टर्म में रोमांटिक या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, लेकिन आज के दौर में इसका एक ही अर्थ आपको मिलेगा, शादीशुदा स्त्री। सर का नेक्स्ट क्लेम है कि पश्चिमी समाज में कोई रिश्ता नहीं टिकता, कोई भी एक व्यक्ति किसी और महिला के साथ नहीं रहता, दोनों तोड़ देते हैं, तलाक हो जाते हैं, एंड दिस एंड दैट। ये भी, जैसा मैंने कहा, ग्रॉस मिस अप्रोप्रिएशन है दूसरे कल्चर्स का। जैसे दूसरे कल्चर्स वाले हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम उनका मजाक बनाते हैं और ये लड़ाई चलती रहती है। आजकल हमारे देश में भी चल रहा है कि एक दूसरे के भाषा का, कल्चर्स का बहुत मजाक बनाया जा रहा है, मारपीट, हिंसा तक हो रही है। बट ये हमारी संकुचित सोच को दर्शाता है कि हमें दूसरे कल्चर्स की अवेयरनेस नहीं है। यूरोप और अमेरिका में भी इंसान शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, साथ में फैमिली की तरह रहते हैं, और जो शादियां नहीं टिकती वहां पर तलाक भी होते हैं। तलाक की दर भारत से कम या ज्यादा हो सकती है, वो अलग चर्चा का विषय है। बट ऐसा कहना कि वहां पर कोई भी पुरुष महिला के साथ नहीं रहते, वो कहना बिल्कुल गलत होगा। और यहाँ पर ये कहना कि मिस्ट्रेस जो टर्म है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए यूज किया जाता है, वो भी कहना बिल्कुल गलत होगा और वो व्यक्ति की टॉक्सिक सोच का परिचायक है। तो ये जो टर्म है सोशल कर्टसी के लिए है, मिस यूज किया जाता है अनमैरिड वुमेन के लिए, या प्रोफेशनली भी मिस यूज किया जाता है शादीशुदा महिलाओं के लिए, और मिसेस शब्द ऑफिशियली शादीशुदा महिलाओं के लिए ही यूज किया जाता है। तो ये है स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से उनका अर्थ। और अगर किसी को वेस्टर्न शब्दों से, बाहर से आए हुए शब्दों से इतनी प्रॉब्लम है, तो हम बाहर के शब्दों को ना बोलें, सिर्फ शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें, जो कि पॉसिबल ही नहीं है आज के जमाने में। हम जाने अनजाने में दूसरी भाषाओं के, अरेबिक, पश्तो, अंग्रेजी, बहुत सारी भाषाओं के अलग अलग शब्द अपनी भाषा में जोड़ते हैं, और भाषाएं इसी तरीके से डेवलप होती हैं। एक भाषा दूसरे भाषा के शब्द उधार लेती है और फिर उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना बना लेती है। बहुत सारी भाषाओं में ऐसा देखा गया है, और ये एक भाषा दूसरी भाषा से ना महान होती है ना छोटी होती है। सभी भाषाएं
इक्वल लेवल पर महान है, क्योंकि वो हमें कम्युनिकेट करना सिखाती हैं, आपस में बात करना सिखाती हैं। मैं आज भी आपसे अगर बात कर पा रहा हूं तो इसी वजह से कि हम एक कॉमन भाषा बोलते हैं, जो है हिंदी इंग्लिश का मिक्स, हिंग्लिश। बट एनीवे, भाषा से आते हैं अब हमारे दूसरे अनऑफिशियल राष्ट्रीय पशु गाय पर। क्या बोला तूने? और मेरा तो आपको कहना है कि जर्सी गाय जो गलती से लाई हो तो तुरंत बेचो, देशी लेके आओ। जर्सी बेचोगे तो 3 देशी गाय आएगी। जर्सी खाती भी ज्यादा है, हगती भी ज्यादा है और बिल्कुल बेकार है उसका गोबर। ना उसका गोबर काम का, ना मूत्र काम का। आप कहोगे जो दूध ज्यादा देती है वो दूध बिल्कुल बेकार है, कोई पीने लायक नहीं है। दुनिया के किसी देश के लोग जर्सी गाय का दूध नहीं पीते। काउ रेसिस्ट। डेनमार्क में सबसे ज्यादा जर्सी गाय है, फिर भी वो दूध नहीं पीते, क्योंकि कहते हैं इससे कैंसर। अब देखिए कि क्या रेफरेंस दिया गया है कैंसर के होने का। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। पर बात तो सही है। क्या एविडेंस दिया जा रहा है? अखबार की क्लिपिंग्स, दैनिक भास्कर की या अमर उजाला की। मैं राजीव दीक्षित साहब की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर जिस व्यक्ति ने रील बनाई है उसकी बात कर रहा हूं कि उस व्यक्ति ने इस क्लेम के समर्थन में ये बताया कि अखबार की क्लिपिंग्स लो, अखबार की हेडलाइंस लो, इससे पता चल रहा है कि वो कैंसर होता है, अर्थराइटिस होता है। तो इस जर्सी गाय को बेच के देशी गाय लाओ और उसको पालो, तो आपका ये जीवन सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। और मैं तो मानता हूं गाय का सबसे बड़ा मूल्य है सवेरे ही सवेरे सोकर उठो और गाय के चेहरे का दर्शन करो तो भगवान का दर्शन हो गया। इतना आनंद और इतनी खुशी मिलती है गाय का दर्शन करने में। बेहतरीन। नहीं हम रेसिस्ट हैं भाषा के मामले में, बल्कि हम गायों के मामले में भी रेसिस्ट हैं। सर का सबसे पहला क्लेम है कि जर्सी गाय का जो दूध है बेकार है और कैंसर, आर्थराइटिस देता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अब पीयर रिव्यूड साइंस के हिसाब से बात करेंगे, पीयर रिव्यूड रिसर्च के हिसाब से यहाँ पर बात करेंगे कि जो जर्सी गाय का दूध है वो A1 बीटा कैसीन उसमें ज्यादा होता है, और जो देसी गाय होती है, भारतीय गाय होती है, उसमें A2 बीटा कैसीन ज्यादा होता है। अब आपने बहुत बार बहुत सारी रील्स में सुना होगा कि A1 दूध जहर है और A2 दूध जो है वो अमृत है। कुछ भी बहुत बार सुना होगा, आई एम श्योर। EFSA यानी यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, FSANZ यानी फूड स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, और हार्वर्ड हेल्थ सभी ने बोला है A1 और A2 दूध के बीच में कोई क्लिनिकली प्रूवन मेजर हेल्थ रिस्क नहीं है। यानी A1 दूध से कैंसर या आर्थराइटिस का कोई भी सबूत नहीं है। एक बात जरूर है कि जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो लोग दूध को नहीं पचा पाते हैं, उनको किसी प्रकार का दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होंगी। अदरवाइज दूध अगर पी सकते हैं, आप वीगन नहीं हैं या आपको दूध पसंद है, तो आपको दूध पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दूध पसंद नहीं है या आप वीगन है तो आपको दूध पीना ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। बिना दूध के भी आप अपना न्यूट्रिशन गोल पूरा कर सकते हैं। पर यहाँ पर इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन और स्यूडो साइंस फैलाना वो बहुत खतरनाक है। इसी वजह से कई लोग अपना जो दूध है A2 दूध बेच कर मालामाल हो गए हैं, A2 घी बेच कर मालामाल हो गए हैं, जबकि A2 घी और A1 घी जैसी कोई चीज होती नहीं है। जैसा मैंने कहा, वो बीटा कैसीन प्रोटीन से रिलेटेड है, ना कि मिल्क फैट जो कि घी है। लोगों के अंधविश्वास की, स्यूडो साइंस की कोई सीमा नहीं है, बट यहाँ पर जो पीयर रिव्यूड रिसर्च जो बता रही है उसके हिसाब से ही हम बात कर रहे हैं। जितने भी रेफरेंसेस की बात मैं करता हूं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बट आई एम श्योर आप में से अधिकतर लोग डिस्क्रिप्शन को खोल के भी नहीं चेक करते हैं। सर का दूसरा क्लेम है कि जर्सी गाय का जो गोबर है और गौमूत्र है वो भी किसी काम का नहीं है। मतलब दूध तो किसी काम का है ही नहीं, उसका गोबर और गौमूत्र भी किसी काम का नहीं। अखंड क्लेम है। गोबर होता है चाहे किसी से भी आए, मूत्र होता है चाहे किसी भी गाय से आए, वो गौमूत्र ही कहलाएगा। गोबर में NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो कि खेती के लिए उर्वरक है। उसे खाद बनाया जा सकता है और अगर उसको ठीक से यूज किया जाए तो बायोगैस बनाया जा सकता है, जो प्राइमरली मीथेन होती है, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी और अपनी घर की गैस जला सकते हैं। बहुत सारे यूज हैं उसके। तो गोबर उस मामले में बहुत यूजफुल है, कहीं से भी आए, इट डजंट रियली मैटर। इनफैक्ट बाकी सारा ऑर्गेनिक मैटर भी उसी पर बेस्ड है कि आप उससे भी बायोगैस बना सकते हैं। गौमूत्र को एक होली ग्रेल की तरह देखा जाता है कि ये सभी मर्जों की दवा है, जिसके बारे में हम अपने पुराने वीडियोस में भी बात कर चुके हैं बहुत बार, कि कोई भी तरह का मूत्र जो है वो एंटीबैक्टीरियल होगा, क्योंकि उसमें यूरिया और अमोनिया होगा जो कि एंटीबैक्टीरियल नेचर के हैं। ऊंट का मूत्र हो, बकरी का मूत्र हो या किसी इंसान का मूत्र हो, सभी एंटीबैक्टीरियल हो सकते हैं और सभी आयुर्वेद में इक्वली एप्लीकेबल हैं। उनका यूज कहीं ना कहीं दिया हुआ है, जिसकी बात भी हमने अपने पुराने वीडियोस में की थी, स्पेशली आयुर्वेद वाले वीडियो में। तीसरा क्लेम है कि जर्सी गाय का दूध कोई नहीं पीता, डेनमार्क वाले भी नहीं पीते, तो तुम भी मत पियो। असलियत यह है कि डेनमार्क में अधिकतर यानी 70-80% जो गाय हैं वो जर्सी
ब्रीड की हैं और वहां पर लोग जो दूध पी सकते हैं, जो दूध को पचा सकते हैं, वो आसानी से दूध पीते हैं और इसी गाय का दूध पीते हैं। डेनमार्क में पर कैपिटा मिल्क कंजम्पशन है 85 से 90 लीटर पर ईयर, यानी एक इंसान अप्रोक्सीमेटली 90 लीटर दूध पीता है साल में, जो कि काफी ज्यादा है। अब लास्ट क्लेम के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा कि गाय का चेहरा देखने से आपका दिन अच्छा जाएगा या नहीं, आपको भगवान के दर्शन होंगे या नहीं, वो आपकी श्रद्धा भक्ति पर निर्भर करता है। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड फॉर यू, फील गुड। तो ये विदेशी हटाओ स्वदेशी लाओ का नारा हर बार काम नहीं करता और कई बार हमें कॉमन सेंस की ज्यादा जरूरत पड़नी चाहिए, ना कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना चाहिए। जरा सोचो, जिन देशों में पेड़ पौधे ही नहीं है तो वहां जड़ी बूटियां भी कम होंगी, क्योंकि जड़ी बूटियां पेड़ पौधों का ही हिस्सा है। तो जिन देशों में पेड़ पौधे कम होंगे वहां की जड़ी बूटियां कम होंगी, और अगर जड़ी बूटियां बहुत कम हैं तो वहां आयुर्वेद नहीं होगा। ठीक है, अब आप मुझे कॉमन सेंस से अभी तक बताइए कि किन देशों में पेड़ पौधे कम है। सबसे ज्यादा जो ग्राउंड कवर है पेड़ पौधों का वो किस देश में है? अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि साउथ एशिया के जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उन सब में जो ग्राउंड कवर है, ग्रीन कवर है, वो बहुत कम है और कम से कम होता जा रहा है, क्योंकि हम पेड़ काटकर इमारतें बना रहे हैं, दूसरी चीजें बना रहे हैं। जैसे अभी अभी तेलंगाना में हैदराबाद में ये इंसिडेंट हुआ था कि पूरा जंगल काटकर IT पार्क बनाया जा रहा था। अजीब बेवकूफी है कि ना हम पेड़ लगाते हैं और जो एग्जिस्टिंग जंगल है, जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है, उनको हटा देते हैं और फिर यहाँ पर हम बोलते हैं कि हम फर्स्ट और पता नहीं क्या क्या। पेड़ लगाना सीखना पड़ेगा हमको, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बात हो रही है ग्रीन कवर की। दूसरे जितने भी देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर आपने कभी भी कुछ थोड़ा सा भी जानकारी जुटाई है, आप कभी गए हैं बाहर, तो आपको दिख जाएगा प्लेन लैंड करने से पहले ही कि कितना ग्रीन कवर है उस देश में। भारत में जड़ी बूटियां ज्यादा हैं हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज के हिसाब से, बट विदेशों में भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो वहां से भारत में आई हैं, जिनको बाद में आयुर्वेद में यूज किया गया। वो कितनी भी ताकत लगा लें, वहां आयुर्वेद नहीं होगा। अगर उनको अपने यहां आयुर्वेद चलाना है तो वो भारत की मदद से ही चलेगा, उनकी अपनी ताकत नहीं है। अगेन, अगर कोई कंट्री चाहती है कि मैं एक स्पेसिफिक प्लांट वहां पर उगाऊं तो वो एक्लिमेटाइजेशन से उगा सकती है। टिश्यू कल्चर, हाइब्रिडाइजेशन, एक्लिमेटाइजेशन, ये बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं। ग्रीन हाउसेस का उपयोग करके आराम से वहां पर कोई भी प्लांट उगाया जा सकता है। बट क्यों नहीं उगाया जाता? क्योंकि इट्स ईजियर फॉर देम टू एक्सपोर्ट इट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। वो चीपर पड़ता है उनके लिए अपनी लैंड को दूसरी तरीके से यूज करना और वो चीजें वहां से मंगवाना जो भारत में या चीन में या बाकी देशों में ज्यादा बेहतर तरीके से चीपर उग सकती हैं। दैट्स द मेन रीजन। हमारे बहुत सारे मित्र कहते रहते हैं, देखो राजीव भाई, यूरोप में आजकल आयुर्वेद का बहुत प्रचार हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। हाँ, वो हो रहा है भारत से ले जाई गई जड़ी बूटियों के आधार पर। और वो क्यों है? क्योंकि मैंने आपको उसका रीजन बता दिया, इकोनॉमिक्स है उसका रीजन, इकोनॉमिक्स बेसिकली। भारत के पड़ोसी देश चीन से मंगाई गई जड़ी बूटियों के आधार पर। आप सोचेंगे और हैरान हो जाएंगे, यूरोप और अमेरिका के सभी देश एक साल में 2500 अरब डॉलर की जड़ी बूटियां भारत और चीन से खरीदते। 2500 अरब? 2500 अरब? अगर आप गूगल करेंगे कि आयुर्वेद का कितना मार्केट है, अभी ये वीडियो तो आई थिंक 15 साल पुराना होगा अप्रोक्सीमेटली, पर आप आज आयुर्वेद का टोटल मार्केट कैप्चर करेंगे तो भी इतना नहीं होगा, 2500 अरब डॉलर। तो भारत और चीन से मंगाई हुई जड़ी बूटियों का इतना अमाउंट कैसे हो सकता है? अगेन, अंडरस्टैंड वो एग्जैजुरेटेड क्लेम है, बट जितनी भी तरह की चीजें हैं हमें उसका नुआंस समझना होगा और उस नुआंस के हिसाब से हमें काम करना होगा कि हमारे यहाँ पर हम किस चीज में बेहतर है, उसको ज्यादा हमें यूज करना है। अभी वैसे भी हमारे जो मेक इन इंडिया की बैंड बजी हुई है, बट हमें उसको बेहतर बनाना होगा कि हम कौन सी चीजें बेहतर बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहां से अपना एक्सपोर्ट जो अभी नीचे जाता जा रहा है उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम अपनी पुरानी बातों पर ही गर्व करते रहें। हमें फ्यूचर को देखना होगा, प्रेजेंट को बेहतर बनाना होगा, ताकि हम फिर से कह सके कि हमसे बेहतर कोई नहीं है पूरी दुनिया में। अगेन, हम यहाँ पर राजीव दीक्षित साहब का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं जो हमने पार्ट 1 में बताए थे, बट यहाँ पर हम उनकी रील्स में जो स्यूडो साइंस मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है, जिससे एक कैस्केडिंग इफेक्ट जनरेट हुआ था, जो आज तक काफी लोग इस तरह की बातों से प्रभावित होते हैं और अपने डाइट और लाइफस्टाइल में, जीवन में कुछ इस तरह के चेंजेस कर लेते हैं जो उनको नुकसान दे सकते हैं, या कुछ चीजों से डर जाते हैं जो उनको फायदा दे सकती हैं। सिर्फ उसी लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों तक, स्पेशली जो इस तरह के नुस्खे अपनाते हैं अपनी जिंदगी में। अधिकतर इस तरह के नुस्खे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही आते हैं। अमेरिका में तो दांतों के डॉक्टर है ना, वो
पेशेंट को जब समझाते हैं तो एक ही बात कहते हैं, डोंट यूज टूथपेस्ट। वो कहते हैं यूज ओनली टूथब्रश। वो कहते हैं खाली ब्रश से दांत साफ कर लो, इस पे पेस्ट मत लगाओ क्योंकि कैंसर। और एक महत्व की बात है कि सब टूथपेस्ट, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस जितने भी हैं ये मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बनते। हमारे देश में हजारों कत्ल खाने चलते हैं, 36,000 कत्ल खाने हैं इस देश। 4.5 करोड़ जानवर कटते हैं हर साल, उनका मांस बाजार में बिकता है। उनकी जो हड्डियां हैं वो पेस्ट बनाने वाली कंपनियां खरीद, हड्डियों को सुखाकर पाउडर बनाते हैं, फिर उससे पेस्ट बन, और रोज सुबह हम दांतों पे घिसते हैं, धर्म का नाश करते। अब आप दांत कैसे साफ करेंगे? दांत साफ करो नीम के दातुन से, बबूल के दातुन से। कोई मजबूरी हो जाए तो दंत मंजन कर लें, और दंत मंजन घर में बना सकते हैं। थोड़ा हल्दी ले लो, थोड़ा नमक ले लो, थोड़ा तेल ले लो, तीनों को मिलाओ, दांत पे घिस लो, बहुत अच्छा। तो कोलगेट मतलब मरे हुए जानवरों की हड्डी, या फिर ये जस्ट अनादर कोई मिथ है? तो सबसे पहला क्लेम है कि अमेरिका में डेंटिस्ट कहते हैं कि टूथपेस्ट मत यूज करो। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, फ्लोराइड टूथपेस्ट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट कैविटीज एंड स्ट्रेंथन एनामल। जो दांत का स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट होता है ना, उसको एनामल को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट एसेंशियल है। फ्लोराइड एक क्लिनिकली प्रूवन कंपाउंड है जो अगर एक तयशुदा अमाउंट में लिया जाए, यानी एक लेवल से ज्यादा लेंगे तो वो हड्डियों को गला सकता है, आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स कर सकता है। जो पानी में कई जगह पर भारत में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, पर अगर वो एक लिमिट तक है, लिमिट के अंदर है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। वो हमारे दांतों में एसिड डैमेज को रोकता है। एनामल जो हमारा है, जो मैंने व्हाइट पार्ट है, ये उसको रीमिनरलाइज करता है और कैविटीज को कम करता है। और मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, और भी बहुत सारे रिसर्च पेपर है जिनका लिंक मैं दे दूंगा, उन पर जाकर आप खुद देख सकते हैं। ब्रश विदाउट पेस्ट वो तभी रिकमेंडेड होता है जब आप पेस्ट को स्वालो कर लो। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो जनरली क्या होता है कि कई बार पेस्ट को स्वालो कर लेते हैं, उसको यूज नहीं कर पाते ठीक से, तो उनके लिए वो बहुत बार बोला जाता है डेंटिस्ट द्वारा, बच्चों के लिए या इस तरह के बुजुर्ग लोग जो अपने पूरे होशो हवास में नहीं है। दूसरा क्लेम है कि जो टूथपेस्ट है वो मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बनता है। फिलहाल जो मेजर टूथपेस्ट ब्रांड है वो मरे हुए जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल नहीं करते, यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा सिलिका, फ्लोराइड, सॉर्बिटॉल और फ्लेवरिंग एजेंट। अगर आप कोलगेट, पॉमोलिव या पेप्सोडेंट की वेबसाइट पर जाएंगे तो उनमें साफ साफ लिखा होगा नो एनिमल प्रोडक्ट, क्योंकि उनको भी अपना धंधा चलाना है। अगर वो इस तरह की हड्डियों का यूज करेंगे टूथपेस्ट बनाने के लिए तो उनकी दुकान ज्यादा नहीं चलेगी। दे वांट टू सेल यू द टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट से धर्म का नाश नहीं होता, सिर्फ प्लाक का या बैड बैक्टीरिया का नाश होता है। तीसरा क्लेम है कि दातुन या हल्दी नमक तेल ही अल्टीमेट रेमेडी है। नीम और बबूल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, पर दातुन को अगर सही टेक्निक से, सही कंसिस्टेंसी से यूज नहीं किया जाएगा तो दांत घिस सकते हैं, मसूड़े घिस सकते हैं, एनामल का डैमेज हो सकता है। पर हल्दी नमक तेल फ्लोराइड का ऑल्टरनेटिव नहीं है। कैविटीज को रोकने में ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितना मॉडर्न टूथपेस्ट। दातुन बहुत अच्छा है, पर अगर उसको सही से यूज नहीं किया जाए तो वो दांतों की बैंड भी बजा सकता है। तो सुबह सुबह टूथपेस्ट करने से धर्म का नाश नहीं होगा, बट अगर इस तरह की रील्स देखेंगे, इस तरह का ज्ञान लेंगे तो आपके दिमाग का नाश जरूर होगा। अगर आपको भी लोग इस तरीके से भ्रम में रखते हैं, गलत सलाहें देते रहते हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी। आई एम अ सर्टिफाइड एक्सपीरियंस्ड करियर कोच। मैं आपको आपके करियर का फुल रोड मैप दूंगा विथ स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस एंड ट्रेंडिंग एंड ऐसे करियर ऑप्शंस जो आज के दौर में आपको सफलता देंगे। तो रीच आउट टू मी। माय ईमेल इज connect@logicalcareer.in या फिर getlogicalcareer@gmail.com। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अभी 30% का डिस्काउंट कुछ और समय के लिए हमने एक्सटेंड किया है, 1-on-1 करियर गाइडेंस सेशन, तो उसका फायदा उठाइए एंड गेट योर करियर ऑन द राइट ट्रैक। गोबर, गौमूत्र, दूध के बाद आते हैं थूक पर। क्या बोला तूने? थूक। अगर किसी को आंखों के नीचे काला काला हो गया, जिसको डार्क सर्कल कहते हैं, सुबह मुंह की लार निकाल के आंखों के नीचे लगाना शुरू कर दो, 3-4 महीने में सब साफ हो जाए। अगर किसी को कील मुहासे बहुत निकलते हैं, सुबह की लार लगा के मालिश करना शुरू कर दो, 2-3 महीने में कील मुहासे ठीक हो जाते हैं। Your own saliva, the one which is in the morning, actually has the ability to, dry out your and work on your. I mean, this is sounds a bit gross, but it actually does work. No. किसी के आंखों में चश्मा लगा हुआ है, सुबह के मुंह की लार आंखों में काजल की तरह से लगाना शुरू कर दो, चश्मा उतर जाता है। अगर शरीर में कहीं चोट लग गई है और वो ठीक नहीं हो रही है, सुबह की लार उस चोट पे लगा लो, चोट ठीक हो जाती है।
आपने देखा जानवरों को, उनको जब चोट लगती है वो क्या करते हैं, जीभ से चाटते हैं, है ना, और अपनी चोट ठीक कर लेते हैं। आप भी यही कर सकते हैं। जानवर तो और भी बहुत कुछ करते हैं, वो मत कर लीजिएगा आप। सारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, उन सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा इलाज अब लार से होगा। सबसे पहला क्लेम कि सुबह की लार अगर आप आंखों के नीचे लगाएंगे, डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएंगे। अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने की, अपनी नींद को ठीक करने की, न्यूट्रिशन को ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है। साइंस क्या कहता है? डार्क सर्कल्स के पीछे का कारण है लैक ऑफ स्लीप, पुअर न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, डिहाइड्रेशन या फिर सिंपल पिगमेंटेशन। और लार में क्या होता है? लार में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, प्रेडोमिनेटली अमाइलेज या लाइसोजाइम। अमाइलेज जो खाने में स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, लाइसोजाइम भी इसी तरीके से खाने को प्राइमरली डाइजेशन जो है वो मुंह से ही शुरू हो जाए, इसलिए वो इस तरह के एंजाइम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लार में होते हैं। तो लार आपके डार्क सर्कल्स के लिए कुछ नहीं करेगी। आप कह सकते हैं कि ये तो हार्मलेस नुस्खा है, अपनाने में क्या है, बट उसी से आते हैं इनके क्लेम नंबर 2 पर। लार को पिंपल्स पर या मुहासों पर लगाने से पिंपल ठीक हो जाते हैं। जो हमारी लार है उसमें कम से कम 600 से ज्यादा बैक्टीरियल स्पीशीज होती हैं। उनमें से अधिकतर हार्मलेस होते हैं या हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, बट अगर आपने उसको क्रैक्ड स्किन पर लगाया, क्योंकि मुहासा हो गया, पिंपल हो गया है, तो स्किन बैरियर टूट गया है, तो वो आपके स्किन के अंदर जा सकते हैं। उस तरह की जो बैक्टीरिया हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं स्पेसिफिकली, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं और मुहासे को बढ़ा सकते हैं। मुहासे को ठीक करने के लिए लार लगाना ठीक वैसा ही है जैसे आग बुझाने के लिए पेट्रोल डालना। तीसरा क्लेम तो और भी अतरंगी है, जिसे सभी तरह के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग तक बोलते हैं कि सुबह की लार जो है वो मुंह में लगा लो और आपका चश्मा निकल जाएगा। सारे चश्मे की दुकानें, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, सबकी कोई जरूरत नहीं है। चश्मा लगता है आंखों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में गड़बड़ से। जो आपका आंखों का लेंस है वो फोकस नहीं कर पाता ठीक से, दूर का या पास का, तब आपको आंखों का चश्मा लगता है। उसके 3 ही इलाज हैं बेसिकली, या तो चश्मा लगा लीजिए, या कॉन्टेक्ट लेंस पहन लीजिए, या फिर सर्जरी करा लीजिए, जो लेजिक सर्जरी होती है। लार आंखों में लगाने से अगेन कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट आंखों में ओरल बैक्टीरिया डालना मतलब इन्फेक्शन को दावत देना, जो कि कंजक्टिवाइटिस या कॉर्नियल अल्सर पैदा कर सकता है, आपकी आंखों में रेडनेस पैदा कर सकता है। तो लार से चश्मा तो नहीं उतरता, बट आंख सूज जरूर सकती है, लाल जरूर हो सकती है। अगला क्लेम और भी ज्यादा अतरंगी है। जैसे जैसे हम इस रील में आगे बढ़ते जाते हैं और ज्यादा अतरंगी क्लेम आते जाते हैं कि जानवर अगर अपनी चोट को चाट कर ठीक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। सही बात है, पर वो जानवर है ना, उसके पास कोई एंटीसेप्टिक है, ना ही कोई बैंडेड है, ना ही कोई जर्मिसाइड है जैसे डेटॉल वगैरह, इसीलिए वो मजबूरी में चाटते हैं और कई बार हमें उससे रोकना भी पड़ता है। तो जो डॉग लिकिंग है, जो कुत्ता चाटता है अपने जख्म को, वो उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, ना कि कोई मैजिक वुंड थेरेपी। अगर थूक से सब कुछ सही हो जाता तो सारी फार्मा कंपनियां बोतल में आपका थूक बेच रही होती। मॉर्निंग स्पिट, नाउ मिंट फ्लेवर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंगूर खट्टे तो नहीं पर जहर जरूर हैं इनके हिसाब से। खरीदा होगा बाजार से, काला अंगूर खरीदा हो या सफेद अंगूर खरीदा हो, तो अंगूर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस पर सफेद सफेद रंग का कोई पाउडर चिपका हुआ है, और इतना जबरदस्त चिपका हुआ है कि उसको एक बार पानी से धो लो तो भी नहीं छूटता, 100 बार धो लो तो भी नहीं छूटेगा, क्योंकि वो ऑक्सैलिक एसिड का पाउडर है। फिर आप अंगूर खाते हैं, आपको मालूम है आप चिकित्सक होकर जहर खाते, और आप अकेले अंगूर नहीं खाते, आपके किसी मेहमान को भी खिलाते हैं। एक तरफ कहते हैं मेहमान देवता होता है और उन्हीं को जहर भरा अंगूर खिला दे। फिर यही अंगूर को आप सुखा लेते हैं, किशमिश बना लेते हैं, फिर इस किशमिश को खीर में डालते हैं, इस किशमिश को हलवे में डालते हैं, इस किशमिश को आप अपने कई तरह के पकवानों में डालते हैं, फिर खा जाते हैं, फिर उतना ही जहर आपने खा लिया। एक साधारण भारतवासी कल्पना करिए साल भर में 200 मिलीग्राम जहर खा जाता है। तो इनका सबसे बड़ा क्लेम है कि अंगूर पर जो व्हाइट सब्सटेंस होता है वो जहर है, ऑक्सैलिक एसिड है। सबसे पहले जो ये बात कर रहे हैं अंगूर की, वो ऑक्सैलिक एसिड नहीं है, वो है एक तरह का वैक्स, जिसे ब्लूम या एपिक्यूलर वैक्स कहा जाता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। ये एक प्राकृतिक वैक्स की परत है जो फ्रूट को सुखाने से बचाती है, उसको थोड़ा मॉइस्चर का लॉक करके रखती है, और उसको बैक्टीरिया और धूल से बचाती है, यानी सड़ने से रुकती है। पीयर रिव्यूड साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि ब्लूम खाने से कोई नुकसान नहीं होता, ये बिल्कुल सुरक्षित है और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर अंगूर फ्रेश हैं तो। और वैक्स को आप पानी से धोकर कभी वैसे भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो पानी से नहीं निकलता। दूसरा क्लेम है कि ऑक्सैलिक एसिड वो है जहर। ऑक्सैलिक एसिड एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है जो पालक में, चुकंदर में, रागी में और यहाँ तक कि चाय कॉफी तक में होता है। ज्यादा मात्रा में ऑक्सैलेट यानी ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्ट, ऑक्सैलेट आपको किडनी स्टोन दे सकता है अगर आप प्रोन है किडनी स्टोन होने के, अगर तो यानी अगर आपको पास्ट में किडनी स्टोन की इश्यूज रही हैं तो आपको वो किडनी स्टोन दे सकता है, बट अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो आपको वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। और सबसे मजे की बात यह है कि
अंगूर में ऑक्जेलिक एसिड नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलता है, ना के बराबर। और इसी से आते हैं तीसरे क्लेम पर कि अगर आप किशमिश बना रहे हैं अंगूर से या किशमिश मंगा रहे हैं तो वो जहर है। तो जब अंगूर में ऑक्जेलिक एसिड होता ही नहीं है, ऑक्जेलिक एसिड कुछ करता ही नहीं है, तो वो जहर कहाँ से हो गया। तो जितने भी फल आप देखते हैं उनमें नेचुरल वैक्स की कोटिंग होती है, या कई जगह पर उस वैक्स की कोटिंग भी की जाती है, बट वो अलग बात है। और पेस्टिसाइड्स की बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। जो अंगूर को खराब होने से बचाने के लिए जो पेस्टिसाइड छिड़काव किया जाता है उसकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ जो इस रील में बात की जा रही है कोटिंग की, व्हाइट कलर की कोटिंग की, उसकी बात कर रहे हैं, जो कि वैक्स होता है, ना कि ऑक्जेलिक एसिड। तो अंगूर अच्छे से खाइए बिंदास, और इस तरह की रील्स से दूर रहिए, क्योंकि इस तरह की रील्स जैसा मैंने कहा वो ज्यादा बड़ा जहर है, कहीं ज्यादा बड़ा। तो अगर तुम्हें भी किसी ने वो व्हाइट पाउडर देखकर अंगूर को जहर कहा है तो उसे इस रील को जरूर भेज देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया और इसके पीछे के साइंस आपको पहली बार समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने की बहुत जरूरत है, ताकि हम इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर कर सकें फैक्ट के साथ, साइंस के साथ। मिलूंगा इस तरह के अमेजिंग वीडियो में यहाँ पर, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।